वेलकम बैक टू माय चैनल बच्चा लोग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्ट्स को ही आगे बढ़ाएंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कंपोजिशन ऑफ सॉल्ट्स देखा, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, डबल सॉल्ट, ठीक है, ये सब हम लोग नॉर्मल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, ये सब हम लोगों ने देखा। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हैं। उसमें आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं एक टॉपिक है आपका फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। क्या होता है फैमिली ऑफ सॉल्ट? ध्यान से देखो, द सॉल्ट हैविंग सेम पॉजिटिव आयन, सेम मतलब बहुत सारे सॉल्ट्स ऐसे होंगे, ये एक सॉल्ट है, ये दूसरा सॉल्ट, ये तीसरा सॉल्ट, ये चौथा सॉल्ट, सारा में पॉजिटिव आयन सपोज करो सेम है, Na प्लस Na प्लस Na प्लस Na प्लस, ठीक है। या कुछ और भी हो सकता है, Zn2 प्लस Zn2 प्लस Zn2 प्लस Zn2 प्लस, ठीक है। तो पॉजिटिव आयन से बहुत सारा सॉल्ट है जिसमें आपका पॉजिटिव, आपका सॉल्ट क्या होता है, कैटायन और एनायन मिलकर के बना इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होता है जी, जिसमें आयनिक बॉन्ड होता है, उसको इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बोलते हैं। मतलब एक पॉजिटिव एंड होता है और एक क्या होता है, नेगेटिव पार्ट होता है। पॉजिटिव एंड एंड नेगेटिव एंड होता है, दो पार्ट होता है आपका, ठीक है। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड तो मतलब पॉजिटिव पार्ट, सॉल्ट्स में पॉजिटिव पार्ट जो है सेम सेम रहे, ठीक है। या फिर नेगेटिव पार्ट और सेम नेगेटिव पार्ट और सेम, सपोज करो SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस, बहुत सारा सॉल्ट है, ये 1 2 3 4 चार तरह का सॉल्ट है, सब में जो नेगेटिव पार्ट है आपका SO4 2 माइनस ही है, SO4 2 माइनस ही है, ठीक है। तो वैसे सॉल्ट्स में जिसमें आपका पॉजिटिव पार्ट सेम हो या फिर नेगेटिव पार्ट सेम हो, तो वो क्या करते हैं, बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ सॉल्ट। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वो एक फैमिली को वो बिलोंग करेंगे। जैसे ये क्या होता है, सल्फेट होता है, ठीक है। तो उस फैमिली का पूरा नाम, पूरे फैमिली मतलब जितने भी सॉल्ट जिसका नेगेटिव पार्ट आपका सल्फेट्स है, उसको क्या बोलेंगे, सल्फेट्स बोलेंगे, ठीक है। और वैसे ही पॉजिटिव में जिसका सारा पॉजिटिव पार्ट जो है आपका सोडियम सोडियम है, तो क्या वो सोडियम सॉल्ट बोलेंगे, ठीक है। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल में जैसे देखो यहाँ पर NaCl और Na2SO4, इसमें दोनों में पॉजिटिव पार्ट देखो आपका Na प्लस है जी, एक के पास Na प्लस, एक के पास 2Na प्लस। दोनों में अगर देखेंगे तो पॉजिटिव पार्ट क्या है आपका, सोडियम आयन, ठीक है। तो दोनों किस फैमिली को बिलोंग करेगा जी, सोडियम के फैमिली को बिलोंग करेगा। क्या बोलेंगे इसको, सोडियम सॉल्ट बोलेंगे। उसी तरह से दूसरा एग्जांपल हम लोग देखेंगे NaCl और KCl। इसमें देखो दोनों में क्या कॉमन है जी, नेगेटिव आयन कॉमन है, Cl माइनस Cl माइनस, तो दोनों एक फैमिली को बिलोंग करेगा। इस फैमिली का नाम क्या है जी, क्लोराइड्स है, ठीक है। तो नेमिंग में अगर हम लोग सॉल्ट का नेमिंग में अगर हम लोग जाएं, तो सॉल्ट का नेमिंग का जो फर्स्ट पार्ट होता है, जैसे कोई भी सॉल्ट ले लो, जैसे यही सॉल्ट यहाँ पर बहुत सारा आपका एग्जांपल दिया हुआ, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड ऐसे दिया हुआ। तो फर्स्ट पार्ट कहां से आता है जी, बेस से आता है, फ्रॉम बेस। जैसे देखो फर्स्ट पार्ट सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड NaCl जो बना है, कैसे बना होगा जी, NaOH प्लस HCl, इससे बना होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब NaOH को देखेंगे तो ये क्या है जी, आपका बेस है, ठीक है। बेस अगर इन दोनों का रिएक्शन हुआ तो क्या बनेगा आपका NaCl। तो Na कहां से आया आपका जी, बेस पार्ट से आया। Cl कहां से आया जी, आपका एसिड के पास से आया। तो वही बोल रहा है, द फर्स्ट पार्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम नेम ऑफ बेस, मतलब सोडियम। यहां से फर्स्ट पार्ट यहां से डिराइव होता है, और सेकेंड पार्ट कहां से डिराइव होता है आपका, एसिड से। एसिड में क्लोरीन है जी, ठीक है। यहाँ पर देखो नेमिंग में देखेंगे सोडियम क्लोराइड, फर्स्ट पार्ट कहां से आया है आपका, बेस से आया, सेकेंड पार्ट कहां से आया आपका, एसिड से आया, कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो उसी तरह से फैमिली ऑफ सॉल्ट देख लिए, नेमिंग हम लोग देख लिए। तो फैमिली ऑफ सॉल्ट में बहुत सारा सॉल्ट आपको देखने को मिलेगा। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो सॉल्ट होता है, सॉल्ट मेड फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो क्या देगा उसमें जी, क्लोराइड आयन। सब में क्लोराइड आयन आपका क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, क्लोराइड्स बोलते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, जिंक क्लोराइड हो गया। उसी तरह से सॉल्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड में नेगेटिव आयन क्या देगा जी, SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस देगा। तो उसको क्या बोलते हैं, सॉल्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग सल्फेट्स बोलते हैं। जैसे देखो सोडियम सल्फेट SO4 2 माइनस, हर में आप निकालोगे हटाओगे नेगेटिव आयन तो आपका SO4 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 सब में, ठीक है। दिख रहा है इतना बहुत सारा है जी, फैमिली बहुत बड़ा है इसका, ठीक है, लार्ज फैमिली। उसके बाद सॉल्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड क्या होता है, HNO3। तो HNO3 में नेगेटिव पार्ट कौन होगा जी, NO3 माइनस। तो सेम नेगेटिव आयंस आपका प्रेजेंट होगा, तो वो क्या कहलाएगा आपका, नाइट्रेट्स कहलाएगा। तो सॉल्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड क्या कहलाता है, नाइट्रेट्स कहलाता है। जैसे देखो सोडियम नाइट्रेट हो गया, पोटासियम नाइट्रेट हो गया, ठीक है। उसके बाद
सॉल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड क्या होता है H2CO3, H2CO3 में आपका नेगेटिव आयन कौन होगा जी, CO3 माइनस, क्या होता है ये कार्बोनेट होता है, ठीक है, कार्बोनेट आयन होता है, ठीक है। तो सॉल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड को क्या बोलेंगे हम लोग, कार्बोनेट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल देख लो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, CO3 कार्बोनेट आयन है जी, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसी तरह से सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड क्या होता है CH3COOH, इसमें नेगेटिव पार्ट ये होता है CH3COO माइनस, नेगेटिव पार्ट ये होता है आपका, ठीक है। तो नेगेटिव पार्ट एसीटेट कहलाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखो सोडियम एसीटेट, अब देखो उल्टा लिखा हो इसका मतलब ऐसा मत बोल देना कि एसीटेट सोडियम, ऐसा नहीं, सोडियम बाद में लिखा हुआ है, लेकिन ये कहां से आया, बेस से आया, तो बेस वाला पार्ट हम लोग पहले लिखते हैं, तो लिखने में भी हम लोग देखना यहाँ पर सोडियम एसीटेट, ऐसा उल्टा लिखा हुआ है उस पे मत जाना, किसको पहले लिखते हैं उस पे जाना, नेमिंग पे जाना, ठीक है। फर्स्ट पार्ट जो कि कहां से आता है आपका, बेस से आता है, वो फर्स्ट पार्ट होता है किसी भी सॉल्ट का, उसको फर्स्ट में लिखते हैं, ठीक है। और जो सेकेंड पार्ट होता है वो कहां से आता है जी, एसिड, जो कि नेगेटिव पार्ट जनरली होता है, तो नेगेटिव पार्ट बाद में लिखा जाता है, पॉजिटिव पार्ट आपका पहले लिखा जाता है, अगर नेमिंग का बात करें तो यहाँ पर, ठीक है। तो फैमिली ऑफ सॉल्ट नेमिंग कैसे करते हैं हम लोग देख लिया, बहुत सारा फैमिलीज हम लोगों ने देख लिया। आगे बढ़ते हैं जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट में, ठीक है। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट, क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, किस तरह से कैसे रिएक्ट करते हैं, सॉल्युबिलिटी क्या होता है, किस तरह का कंपाउंड होता है, ठीक है। वोलाटाइल होता है, नॉन वोलाटाइल होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है कि नहीं कंडक्ट करता है। चलो तो देखते हैं सॉल्ट क्या होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होता है। क्यों इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होता है, देखो इसमें क्या होता है, कटायन होता है और एक क्या होता है, अनायन होता है। कटायन कहने का मतलब पॉजिटिवली चार्ज पार्ट, अनायन कहने का मतलब नेगेटिवली चार्ज पार्ट, और इन दोनों के बीच में क्या लगता है आपका, कूलम फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, ठीक है। और यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण क्या बनता है यहाँ पर, आयोनिक बॉन्ड बनता है, और यही आयोनिक बॉन्ड किस में बनता है जी, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बनाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड आर फॉर्म्ड फ्रॉम आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड या फिर बोलो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड से एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। और ये जनरली आपको सॉलिड स्टेट में मिलेंगे, क्योंकि आयनिक कंपाउंड जितना भी होता है मैक्सिमम आपका सॉलिड स्टेट में या क्रिस्टल के फॉर्म में आपको मिलने वाला है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर मोल्टेन स्टेट, मोल्टेन स्टेट याद रखना, मोल्टेन स्टेट, सॉलिड स्टेट में नहीं करेगा कंडक्ट, क्योंकि सॉलिड स्टेट में आयंस के फॉर्म में होता ही नहीं, सॉलिड स्टेट में आपका न्यूट्रल फॉर्म में होता है, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसे चुपचाप रहता है, जब पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग होगा तब आयंस में चेंज होगा, जब आयन बनेगा तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को ट्रैवल करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन को दूसरी तरफ ट्रैवल करवाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अगर इधर होगा तो इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन इधर, तो इलेक्ट्रॉन अगर मूव करेगा तभी आपका इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, ट्रैवल कर सकता है, मतलब इलेक्ट्रिक कंडक्ट कर सकता है। इलेक्ट्रॉन रहेगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन रहेगा नहीं तो फिर कैसे कंडक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन का नाम नेगेटिव चार्ज, ठीक है। दे आर नॉन वोलाटाइल, उतना वोलाटाइल होते नहीं, दैट फॉर्म्स क्रिस्टल, और ये सॉलिड से क्या बनाते हैं जी, आपका क्रिस्टल बन जाता है, क्रिस्टलाइजेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन मतलब क्या, जैसे सैचुरेटेड हो गया उसको सुपर सैचुरेटेड कर दो, सुपर सैचुरेटेड को आपको कूल कर दो, समझते हैं कैसे होता है, ध्यान से देखो। सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक होता है, आप पता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता क्या है, बता रहे हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सपोज करो ये एक ग्लास है, ठीक है, ग्लास में पानी हम लोग इतना दूर तक भरे हैं, अब इस ग्लास में हम लोग चम्मच पे चम्मच, चम्मच पे चम्मच चीनी डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं। अब समझो कि 7 से 8 चम्मच चीनी डालने के बाद ये बहुत ज्यादा मीठा हो गया, हम लोग क्या किए, और ऐड किए, और ऐड किए। अब देख रहे हैं कि और घुलते जा रहा, घुलते जा रहा, घुलते जा रहा, घुलते जा रहा। 12 चम्मच तक पहुंचने के बाद और घुलना बंद हो गया, मतलब चीनी डाले वो घुला ही नहीं, चीनी डाले वो घुला ही नहीं, ठीक है। तो मतलब 12 चम्मच क्या है उसका सैचुरेशन पॉइंट, मतलब उतना पे वो जो ग्लास वाटर में जितना भी चीनी घोल सकते हैं उससे ज्यादा हम लोग अब घोल ही नहीं सकते, मतलब सैचुरेटेड हो गया, भर गया वो, ठीक है। खाली जो जगह था वो भर गया, अब उसमें और फिल हम लोग नहीं कर सकते, सैचुरेटेड हो गया, भर गया पूरा, पेट भर जाना जिसको बोलते हैं, समझ में आया। तो हम लोग क्या किए, यहाँ पर इसको थोड़ा सा हीट किए, हीट करने से क्या होता है, आपका जो सैचुरेशन पॉइंट होता है वो इंक्रीज कर जाता है, मतलब अब 12 चम्मच की जगह हम लोग और 3-4 चम्मच डाल दिए, सपोज करो 15 से 18 चम्मच, ठीक है। 18 चम्मच डाले तो 18 चम्मच आपका घुल गया यहाँ पर, ठीक है। अब 25 डिग्री सेल्सियस पे, 25 डिग्री सेल्सियस जो कि रूम टेम्परेचर जनरली होता है,
आपका ग्लास में कितना घुल रहा था जी, 12 चम्मच घुल रहा था। आप इसको गर्म करने पे चलो 70 डिग्री सेल्सियस तक आप लेकर गए, 70 से 80 डिग्री सेल्सियस तक सपोज करो आप लेकर गए, ठीक है। 18 से 19 चम्मच, चलो हम लोग 19 चम्मच तक इसमें क्या करते, घुला दिए। अब इसको वापस जब ठंडा करेंगे, तो ठंडा करने पर कितना, 25 डिग्री सेल्सियस। ठंडा करने पर ये कहां पर जाएगा जी, 12 चम्मच पे वापस जाएगा। तो 12 चम्मच पे वापस जाएगा तो हमारे पास तो क्या है आपका 1819 हो गया ना। 1819 चम्मच मतलब ये क्या हो गया, सुपर सैचुरेटेड हो गया। 12 चम्मच पे क्या था, सैचुरेटेड था। 1819 चम्मच पे क्या हो गया, सुपर सैचुरेटेड। और जैसे ही उसको कूल डाउन करेंगे तो ये जो सॉल्यूशन है पूरा का पूरा क्रिस्टल के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक, इस तरह से क्रिस्टल बन जाएगा पूरा, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। नॉन वोलाटाइल होता है, नॉन वोलाटाइल सॉलिड होता है, ठीक है, और ये क्या बन जाता है, क्रिस्टल बन जाता है सॉल्यूशन में। कोई दिक्कत, चलो आगे देखते हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन भी समझ में आ गया जी। आगे देखते हैं हम लोग, मोस्ट ऑफ सॉल्ट आर सोल्यूबल इन वाटर। देखना यहाँ पर क्या बोल रहा है, मोस्ट बोल रहा है, मतलब सारे के सारे सॉल्ट सोल्यूबल इन वाटर नहीं होते हैं, मोस्ट ज्यादातर सोल्यूबल होते हैं। क्यों, क्योंकि वो आयंस में टूट जाते हैं। आयंस में टूटना मतलब पोलर। और वाटर क्या है जी, पोलर इन नेचर होता है, H3O प्लस और OH माइनस के फॉर्म में। तो पोलर सॉल्वेंट, पोलर का सॉल्यूट को क्या कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है। लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ठीक है। केमिस्ट्री में क्या चलता है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। फिजिक्स में देखोगे तो क्या होता है, लाइक पोल, अगर होगा लाइक पोल कहने का मतलब अगर पॉजिटिव पॉजिटिव तो रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर, ये होता है ना। तो अनलाइक वहां चलता है, लेकिन यहां पर क्या है, लाइक चलता है, एक जैसा वाला चलता है केमिस्ट्री में, ठीक है। तो लाइक डिसॉल्व्स लाइक मतलब अगर पोलर सॉल्वेंट है तो पोलर सॉल्यूट को क्या करेगा, डिसॉल्व करेगा। तो सॉल्ट जो है आपका पोलर सॉल्यूट, अगर पोलर मतलब आयन में अगर टूट के आराम से, तो पानी में आराम से घुल जाएंगे। नहीं टूट पाए तो पानी में घुल ही नहीं पाएंगे। चलो, तो सॉल्युबिलिटी को अगर हम लोग देखें, इफ एटलीस्ट 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस कैन डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर, मतलब 100 ml पानी है, उसमें मिनिमम एटलीस्ट कम से कम 1 ग्राम अगर सॉलिड डिसॉल्व हो जाएगा। टेम्परेचर कितना जी, 298 केल्विन, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सोल्यूबल सॉल्ट बोलेंगे, आराम से घुल जाएगा, ठीक है। अगर एटलीस्ट 0.1 ग्राम से 1 ग्राम तक सब्सटेंस अगर 100 ml में घुलेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पार्शियली सोल्यूबल सॉल्ट बोलेंगे। पार्शियली सोल्यूबल मतलब पूरे अच्छे से नहीं घुल रहा है, ठीक है। और अगर 0.1 ग्राम से भी कम रहा सोल्यूबिलिटी, उतना वो भी इतना भी नहीं डिसॉल्व कर पाया 100 ml पानी में, तो उसको इनसॉल्यूबल सॉल्ट बोलेंगे। समझ में आया, इन सॉल्यूबल सॉल्ट बोलेंगे। अब देखो यहाँ पर कुछ कुछ सॉल्ट का एग्जांपल दिया हुआ है, एक्सेप्शन यहाँ पर दिया हुआ, ध्यान से देखो। ये सॉल्ट है जो कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स दिखा रहा है। देखो तो ऑल द कंपाउंड्स ऑफ अमोनियम, सोडियम एंड पोटासियम आर सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। तो जितने भी कंपाउंड अमोनियम आयन के NH4 वाले हो, ठीक है, या फिर सोडियम Na प्लस वाले हो, या फिर पोटासियम K प्लस वाले हो, ठीक है, मतलब पॉजिटिव पार्ट ये जिसमें है वो क्या हो जाएगा, आराम से घुल जाएगा। ऑल नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स आर सॉल्यूबल, ठीक है, मतलब NO3 NO2 ये सब जिसमें रहेगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव पार्ट, ये क्या हो जाएगा, आराम से घुल जाएगा, कोई दिक्कत। आगे देखते हैं, ऑल क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स आर सॉल्यूबल, मतलब जिस ऐसा सॉल्ट जिसमें नेगेटिव पार्ट Cl माइनस हो जाएगा, Br माइनस हो जाएगा। Cl माइनस मतलब क्लोराइड्स होगा, Br माइनस मतलब ब्रोमाइड्स होगा, I माइनस क्या हो गया, आयोडाइड्स हो गया। जिस सॉल्ट में वो क्या होगा, आराम से घुल जाएगा। एक्सेप्शन में ये है कि मर्क्यूरी क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, लेड क्लोराइड, ठीक है, ये सब आपका सोल्यूबल इन हॉट वाटर। ये कब सोल्यूबल होते हैं जी, हॉट वाटर में सोल्यूबल होते हैं। क्यों होते हैं हॉट वाटर में सोल्यूबल, क्योंकि इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बीच में, उसको तोड़ने के लिए क्या देना पड़ता है, एनर्जी देना पड़ता है। सोल्यूबिलिटी कहने का मतलब आयन सोल्यूबल हुआ मतलब आयंस जो है दूर दूर बिखर गए, वही ना होना है। तो दूर दूर बिखरने के लिए क्या देना पड़ता है, इसके पास एनर्जी देना पड़ता है। तो एनर्जी अगर हम दिए तो आराम से दूर दूर क्या होगा, बिखर जाएगा ऐसे। तब क्या बोलेंगे इसको, हॉट वाटर में आराम से सोल्यूबल है, कोल्ड वाटर में सोल्यूबल, क्योंकि कोल्ड वाटर में उतना टेम्परेचर था ही नहीं, उतना एनर्जी था ही नहीं कि इन दोनों के बीच का बॉन्ड जो है, आयनिक बॉन्ड जो, उसको अलग अलग कर सके। तो अलग अलग करने के लिए क्या किए, गर्मी बढ़ा दी। तो हॉट वाटर में क्या होता है, ये आराम से डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है।
डिसॉल्व कहने का मतलब यहाँ आयंस में इजीली टूटने का बात हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो कोल्ड वाटर में आयंस में इजीली नहीं टूटते हैं, हॉट वाटर में टूट जाते हैं ये सब, ठीक है। उसके बाद ऑल सल्फेट्स आर सॉल्युबल, सल्फेट्स SO4 जिसका क्या है आपका नेगेटिव वाले, अभी फैमिली में हम लोगों ने देखा है, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले फैमिली में देखे सल्फेट्स मतलब SO4 जिसका नेगेटिव पार्ट हो, ठीक है। तो वो सारे सॉल्युबल होते हैं। एक्सेप्शन में आपका कैल्शियम सल्फेट ये नहीं होता है, लेड सल्फेट, ठीक है, बेरियम सल्फेट ये सॉल्युबल नहीं होता है। फिर जितने भी कार्बोनेट्स हैं, ठीक है, कार्बोनेट जिसका नेगेटिव पार्ट क्या है आपका जी CO3-, ठीक है, CO3 2-, ठीक है। उसके बाद सल्फाइड्स नेगेटिव पार्ट क्या है जी S, ठीक है, 2-। फिर सल्फाइड्स, सल्फाइड्स क्या है जी SO3 2-, जिसका नेगेटिव पार्ट ये हो गया। कार्बोनेट्स CO3 2-, ठीक है, आपका सल्फाइड्स S2-, सल्फाइड्स SO3 2-। उसके बाद आपका क्या है फोस्फोरस PO4 जिसका नेगेटिव पार्ट क्या है आपका PO4 3-, PO4 3-, जिसका नेगेटिव पार्ट ये है, ठीक है। कोई सॉल्ट ऐसा है जिसका नेगेटिव पार्ट ये रहे चाहे ये रहे चाहे ये रहे चाहे ये रहे, सब के सब क्या होते हैं इनसॉल्युबल होते हैं। क्या होते हैं जी इनसॉल्युबल, एक्सेप्ट अमोनियम सोडियम एंड पोटासियम का। मतलब अमोनियम कार्बोनेट सॉल्युबल है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट सॉल्युबल है, पोटासियम कार्बोनेट सॉल्युबल है, ठीक है, अमोनियम सल्फाइड सॉल्युबल है, ठीक है, पोटासियम सल्फाइड सॉल्युबल। उस तरह से इनका छोड़ करके पॉजिटिव पार्ट जिसमें ये रहे, नेगेटिव पार्ट यही है, उसमें पॉजिटिव पार्ट अगर ये रहे तो वो सॉल्युबल है, और इनके अलावा कुछ है तो वो सॉल्युबल नहीं है। समझ में आया? चलो, तो यहां पर एक ग्राफ में देखते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से घटाने से कुछ कुछ सॉल्ट में क्या असर होता है। ध्यान से देखो, जनरली हम लोग देखे अभी क्या होता है, आपका जो सॉल्ट होता है वो टेम्परेचर बढ़ाने से उनका सॉल्युबिलिटी क्या होता है इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि आयंस जो होते हैं जल्दी जल्दी स्केप करते हैं वैसे में, ठीक है। आयंस क्या होता है जल्दी जल्दी स्केप, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, स्केपिंग पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, मजा आ जाता है, ठीक है, सबको घुलने मिलने में मजा आता है, तो आराम से घुल जाता है, तो स्केपिंग हो जाता है, एनर्जी देने से क्या होता है स्केप हो जाता है। तो यहाँ पर कुछ कुछ एग्जाम्पल है, जैसे पोटासियम नाइट्रेट, ठीक है, यहाँ पर आपको सोल्युबिलिटी इन ग्राम्स इस तरफ दिया हुआ है और सोल्युबिलिटी इन टेम्परेचर इधर दिया हुआ है, ठीक है। और ये कितना में हो रहा है जी आपका 100 ml में हो रहा है, ठीक है। सोल्युबिलिटी किस में चेक हो रहा है आपका 100 ml में चेक हो रहा है। तो देखो ध्यान से, अगर टेम्परेचर बढ़ाएं तो पोटासियम नाइट्रेट देखो इसका सोल्युबिलिटी इंक्रीज होते गया 100 ग्राम तक देखो डिसॉल्व हो गया, ठीक है। उसी तरह से पोटासियम ब्रोमाइड का देखेंगे, पोटासियम ब्रोमाइड नॉर्मल पे 0 डिग्री पे ही कितना ग्राम इसका सोल्यूबल था जी पोटासियम ब्रोमाइड का आपका 40 से 40-50, 40 यहाँ 60 यहाँ 50 ग्राम जो है सोल्यूबल था 0 डिग्री पे। और अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो सोल्युबिलिटी और इंक्रीज कर रहा है, कोई दिक्कत। उस तरह से फिर आपका सोडियम क्लोराइड को देखेंगे, तो सोडियम क्लोराइड कोल्ड वाटर में कितना था जी 30-35 ग्राम सोल्यूबल था आपका, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाया तो थोड़ा स्लाइटली इंक्रीज किया, दिख रहा है, थोड़ा सा स्लाइटली या फिर नॉर्मल ही रह गया, स्लाइटली मतलब सोल्यूबल जितना कोल्ड वाटर में जैसा सोल्यूबल था हॉट वाटर में भी उतना ही जल्दी घुलेगा, उतना ही सोल्यूबल होगा, ठीक है। तो पोटासियम क्लोराइड का अगर हम लोग देखेंगे, पोटासियम क्लोराइड, तो पोटासियम क्लोराइड कोल्ड वाटर में आपका 25 ग्राम सोल्यूबल था, मतलब 100 ml में 25 ग्राम क्या है घुल जा रहा है। टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो ये स्लाइटली धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। पोटासियम नाइट्रेट के जैसा नहीं अचानक ये इंक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर बढ़ा अचानक बहुत ज्यादा आपका घुल गया, यहाँ पर क्या कर रहे हैं धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, सोलिबिलिटी और बढ़ते जा रहा है। अब देखो 25 ग्राम था, अब देखो यहाँ पर पहुंचते पहुंचते क्या 42-43 ग्राम घुल गया 100 ml, टेम्परेचर बढ़ाते गए तो 100 डिग्री सेल्सियस में, कोई दिक्कत। चलो आगे आते हैं। उसके बाद पोटासियम सल्फेट का अगर हम लोग बात करें, पोटासियम सल्फेट भी शुरुआत में इस पे कोई असर नहीं होता है, लेकिन 30 डिग्री पहुंचते पहुंचते स्लाइटली इसमें क्या होता है इंक्रीज आता है, 30 डिग्री से पहुंचने पर क्या होता है इंक्रीज, मतलब सोलिबिलिटी और इंक्रीज कर जाता है। मतलब यहाँ पर बोलेंगे अगर 10 ग्राम इस जगह सोल्यूबल तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 100 डिग्री तक पहुंचते पहुंचते 20 ग्राम सोल्यूबल हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर ये पोटासियम क्लोरेट, पोटासियम क्लोरेट, यहाँ क्लोराइड था यहाँ पर क्लोरेट है, ठीक है। तो पोटासियम क्लोरेट धीरे 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 इसका भी क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे एकदम मतलब ठंडा पानी में घुलता ही नहीं है, मतलब देखो 0 डिग्री सेल्सियस पे इसका सोल्युबिलिटी 0 है, मतलब ठंडा पानी में घुलता ही नहीं, ये गर्म पानी में घुलता है।
ठीक है। तो जैसे जैसे आप हीट करोगे क्या होगा, उसका सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करते जाएगा। ठंडा पानी में ये घुलता ही नहीं, जीरो है मतलब घुला ही नहीं। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद कैल्शियम सल्फेट का देते, अरे बाबा इसका ग्राफ तो कुछ अजीब टाइप का, सब में इंक्रीज इंक्रीज दिख रहा है, लेकिन इसमें क्या है, डिक्रीज आपको दिख रहा है। तो पहले इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया, देखो क्या होता है, ध्यान से देखो। कैल्शियम सल्फेट जो होता है एक्चुअली, इसको ये बड़ा मजेदार है, इसको समझना। देखो कैल्शियम सल्फेट एक्चुअली आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब रिएक्टेंट इस साइड है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट बनने के बाद क्या हुआ, आपका हीट रिलीज हुआ। ठीक है, तो वैसा रिएक्शन जिसमें आपके प्रोडक्ट साइड में क्या हो, हीट रिलीज हो, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, या हीट रिलीज हो चाहे एनर्जी रिलीज हो, उस रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक देते हैं। मतलब रिएक्शन होने के बाद हीट रिलीज हो रहा है। ठीक है, और बहुत सारा रिएक्शन होता है जिसमें रिएक्टेंट के साइड में हीट होता है, मतलब रिएक्टेंट को क्या करना पड़ता है, हीट देना पड़ता है, हीट देना पड़ता है तब जाकर प्रोडक्ट बने। तो वैसे रिएक्शन को हम लोग इंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो वैसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो उसको एक्सोथर्मिक, वैसा रिएक्शन जिसमें हीट देना पड़े उसको इंडोथर्मिक। तो ये जो रिएक्शन होता है इसमें, मतलब रिएक्शन बोल रहे हैं, मतलब सॉल्युबिलिटी या डिसॉल्विंग पावर जो होता है वो होता है आपका क्या, एक्सोथर्मिक। मतलब डिसॉल्व हुआ तो वहां पर क्या हुआ, हीट रिलीज हुआ। ठीक है, हीट रिलीज हुआ। अब धीरे धीरे अगर आप हीट और बढ़ाओगे, आप क्या कर रहे हो, हीट बढ़ा रहे हो, ध्यान से देखो। सपोज करो इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये क्या है, इक्विलिब्रियम कहने का मतलब दोनों साइड, एक पॉइंट ऐसा आता है जिसमें दोनों मतलब इधर रिएक्टेंट जो होता है और प्रोडक्ट जो होता है, रिएक्टेंट जितना प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जाता है, प्रोडक्ट उतना ही रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता जाता है। इसको समझने के लिए ऐसा समझो, ध्यान से देखो। सपोज करो आप बहुत बहुत लोग ये पेंसिल देखा होगा जी, इस तरह का पेंसिल, आगे में क्या होता है, इस तरह का नीब लगा हुआ होता है। ठीक है, इसको निकालते हैं, फिर इसको क्या करते हैं, पीछे डालते हैं, इसको निकाले फिर इसको पीछे डाले। आपके इस पार्ट में नंबर ऑफ पेंसिल क्या होता है, सेम होते रहा, नंबर ऑफ पेंसिल आपका सेम, मतलब यहां से निकाल रहा है, यहां से क्या हो रहा है, निकलते जा रहा है। अगर आप बाहर से और ला करके डालते हो, बाहर से सपोज करो यहां से नहीं निकाल रहे हैं, आप बाहर से ले आए कहीं से ये नीब और इसमें डाले, डालने के बाद क्या हुआ, ये वाला नीब आपका बाहर जाकर के निकल गया। तो एट द एंड सपोज करो यहां पर 1 2 3 4 5 और 6 से 7, 7 यहां पर नीब था, डालने के बाद अब यहां पर कितना नीब रहा, 7, फिर और कहीं से और ला करके डाले तो यहां पर अभी कितना रहा, 7 ही रहा। तो मतलब जितना डाल रहे उतना क्या हो रहा है, निकलते जा रहा है। कहने का मतलब जितना रिएक्टेंट से जो मॉलिक्यूल है, जितना प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, उतना ही आपका प्रोडक्ट जो है रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जा रहा है। मतलब जितना हम लोग डाल रहे उतना क्या हो रहा है, इधर निकलते जा रहा है। समझ में आया? इसको क्या बोलते हैं, ऐसे टाइप के रिएक्शन को हम लोग इक्विलिब्रियम रिएक्शन, जैसे पॉइंट को जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। तो ध्यान से देखना, जैसे हम लोग का ये रिएक्शन कैसा था, रिएक्टेंट जो है आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, वहां पर क्या रिलीज हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है। अगर आप हीट और बढ़ाओगे तो हीट वापस इधर रिएक्टेंट की तरफ जाना चाहेगा, और रिएक्टेंट की तरफ अगर हीट गया मतलब इंडोथर्मिक रिएक्शन, मतलब इंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, और हीट अगर इधर जा रहा है तो आपका जो सॉल्युबिलिटी है ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, सॉल्युबिलिटी आपका डिक्रीज कर जाएगा। क्यों डिक्रीज हुआ, समझ में आया? पहले से ही बहुत ज्यादा गर्म था, हीट रिलीज हो रहा था, उसमें आप और हीट दिए तो वो रिएक्टेंट की तरफ जाना शुरू किया। रिएक्टेंट यहां पर क्या है, आपका सॉल्ट है। रिएक्टेंट आपका क्या है, सॉल्ट। सॉल्ट मतलब आपका पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो क्रिस्टल के फॉर्म में। प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, वो आयंस के फॉर्म में टूट रहा है। सपोज करो ये Na प्लस Cl माइनस का एग्जांपल ले रहे हैं, तो कैल्शियम सल्फेट वाला एग्जांपल लेते हैं, CaSO4। ठीक है, इसको किस में कन्वर्ट होना है, आपका Ca2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस में कन्वर्ट होना है। ठीक है, अब यहां से क्या हुआ, हीट रिलीज हो रहा था, लेकिन और अगर हम हीट दिए तो इधर हीट बढ़ते गया, तो यह वापस रिएक्टेंट की तरफ जाने लगा। मतलब ये आयंस जो है वापस मॉलिक्यूल्स बनना शुरू हुआ। मॉलिक्यूल्स बनना शुरू हुआ मतलब आयंस में रहा नहीं, जितना भी आयंस बना था वो वापस मॉलिक्यूल बनने लगा। और आयंस में रहा नहीं तो डिसॉल्विंग पावर या सॉल्युबिलिटी तो डिक्रीज हो गया ना। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, जितना नंबर ऑफ आयंस आपके सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सके, तो नंबर ऑफ आयंस अब धीरे धीरे घट रहा है।
कहने का मतलब आपका सॉल्युबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। और यही क्या होता है, ली चैटलियर प्रिंसिपल, इसी को बोलते हैं ली चैटलियर प्रिंसिपल। ठीक है, आगे आने वाले क्लासेस में हम लोग देखेंगे। चलो आगे देखते हैं हम लोग हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक है, अगला फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग का हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर। व्हाट इज हाइड्रोलिसिस? हाइड्रोलिसिस मतलब पानी का एडिशन। ठीक है, द फेनोमेनन ड्यू टू विच सॉल्ट फॉर्म्ड बाय वीक एसिड, ध्यान से देखो, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, एक ऐसा फेनोमेनन जिसमें सॉल्ट जो बना है वो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर के बना है, और बाय स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, या फिर ऐसे बना स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से, मतलब दोनों स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग वीक वीक नहीं। तो वैसे में वो जो सॉल्ट क्या करता है, आपका पानी के साथ रिएक्ट करता है, पानी के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या देता है, एसिडिक या फिर अल्कलाइन सॉल्यूशन देता है। ठीक है, जिसमें आपका एसिड स्ट्रॉन्ग होगा वो क्या होगा, एसिडिक सॉल्यूशन, जिसमें आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा वो क्या होगा, अल्कलाइन सॉल्यूशन। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोलिसिस। जैसे सपोज करो Na2CO3, Na2CO3 किससे किससे बना होगा जी, Na2CO3, Na कहां से आया जी, बेस पार्ट मतलब NaOH से बना होगा। CO3 क्या है, आपका एसिड पार्ट, मतलब CO3 माइनस H2CO3 से बना होगा जी, H2CO3। और H2CO3 क्या है आपका, वीक एसिड। NaOH क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का क्या है, ये सॉल्ट है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का सॉल्ट। तो स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का सॉल्ट, आपका जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, अल्कलाइन होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर आपका बेस बन रहा है ज्यादा। ठीक है, यहां पर दिख रहा है बेस ज्यादा बन रहा है। ठीक है, समझ में आया, ये बेसिक हो जाएगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है ये। ठीक है, उसी तरह से इसको पानी में घुलाएंगे, जैसे एग्जांपल में देखो, सॉल्ट फॉर्म्ड बाय स्ट्रॉन्ग बेस NaOH और वीक एसिड, तो हाइड्रोलाइज इन वाटर गिव अल्कलाइन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसा होगा आपका, अल्कलाइन इन सॉल्यूशन होगा। ठीक है, क्योंकि बेस आपका स्ट्रॉन्ग है। समझ में आया। उसी तरह से ऐसे सॉल्ट जिसमें आपका एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस जो है वीक है, सपोज करो FeOH3 या CuOH2, ये सब ये क्या है, वीक बेस कहलाता है। HCl H2SO4 ये सब खतरनाक एसिड, सबसे खतरनाक एसिड। ठीक है, ये सब खतरनाक एसिड है। और H2SO4 किंग ऑफ द एसिड्स, क्यों किंग ऑफ द, हर जगह हम लोग यूज करते हैं जनरली इसी को। ठीक है, इसीलिए इसको किंग ऑफ द एसिड भी बोला जाता है। तो ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये क्या है, वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस अगर रिएक्ट होगा तो आपका जो पानी है वो थोड़ा सा जो सॉल्यूशन है वो कैसा होगा जी, एसिडिक सॉल्यूशन का होगा। समझ में आ रहा है। उसके बाद आगे देखते हैं, सॉल्ट डिराइव्ड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब अब क्या है, दोनों स्ट्रॉन्ग है, NaOH प्लस HCl। अब इससे क्या बना आपका, NaCl बना। ठीक है, उसी तरह से Na2SO4 NaOH और H2SO4 से बना। ठीक है, KCl और H2SO4 से बना। ठीक है, यहां पर KOH और HNO3 से बना। पोटासियम हाइड्रोक्साइड और नाइट्रिक एसिड, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, और पोटासियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिल से अगर सॉल्ट आपका बनता है तो आपका जो वाटर है वो कैसा होगा जी, न्यूट्रल होगा। वाटर आपका न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, उसी तरह से अगर वीक बेस और वीक एसिड, वीक बेस और वीक एसिड, यहां पर वीक एसिड हो गया। ठीक है, वीक एसिड, वीक बेस और वीक एसिड अगर आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो जो सॉल्यूशन होगा एसिडिक हो सकता है, अल्कलाइन या बेसिक हो सकता है, या न्यूट्रल भी हो सकता है। अब ये क्यों, अरे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में तो न्यूट्रल था, तो वीक एसिड वीक बेस में भी आपका न्यूट्रल होना चाहिए। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, एसिडिक भी होगा, अल्कलाइन भी होगा, न्यूट्रल भी होगा, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। क्यों ऐसा, रीजन ये है कि आप डिपेंड ये करता है उस पानी में या उस सॉल्यूशन में एसिड का आयंस कितना टूटा है, बेस का आयंस मतलब OH माइनस आयन कितना निकला है। ठीक है, H प्लस आयन कितना ज्यादा निकला है। तो अगर H प्लस आयन बहुत कम दिया, H प्लस आयन बहुत कम है और OH माइनस आयन बहुत ज्यादा है उस सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन कैसा होगा, ऑब्वियसली बेसिक। समझ में आ रहा है। अगर OH माइनस आयन कम है, सपोज करो OH माइनस आयन इज लेस देन H प्लस आयन, तो सॉल्यूशन कैसा होगा आपका, एसिडिक, क्योंकि H प्लस ज्यादा है जी। OH माइनस आयन अगर ग्रेटर देन होगा H प्लस के, तो सॉल्यूशन कैसा होगा आपका, बेसिक होगा, क्योंकि OH माइनस आयन ज्यादा। OH माइनस क्या चीज को शो करता है, बेस को शो करता है। अगर OH माइनस
इज इक्वल टू H प्लस, दोनों साथ, दोनों इक्वल रहा, जितना OH माइनस आयन है उतना ही H प्लस आयन है, तो आपका सॉल्यूशन क्या होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि वीक बेस कितना ज्यादा आपका आयनाइज हुआ। समझ में आया? चलो, इसलिए वीक बेस में तीनों तरह का आपका सॉल्यूशन मिल सकता है। चलो आगे देखते हैं। अब देख लिए हम लोग कि कुछ सॉल्ट क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, और कुछ सॉल्ट्स क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि सॉल्युबल सॉल्ट को प्रिपेयर कैसे किया जाए, इनसॉल्युबल सॉल्ट को प्रिपेयर कैसे किया जाए। चलो, तो प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट डायरेक्ट हम लोग देखते हैं। तो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, हीट कर दो दो एलिमेंट को टुगेदर, जैसे सोडियम को हीट किए तो मोल्टेन स्टेट में चल गया, या फिर आयरन को हीट किए मोल्टेन स्टेट में चल गया। ठीक है, और वहां पर क्या मिला दो, आपका क्लोरीन गैस ऐड कर दो। ठीक है, डायरेक्ट आपका बन जाएगा NaCl या FeCl3। ठीक है, दोनों को क्या करना है, हीट कर देना है टुगेदर, बस आपका रिएक्शन हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। कंबाइन हो रहा है ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन उस रिएक्शन को बोलते हैं जिसमें दो अलग अलग एलिमेंट या कंपाउंड मिक्स होकर के एक नया कंपाउंड बनाते हैं, वो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपको सिंपल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है जी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा है, आपका एक्सचेंज हो रहा है। जिंक जो है आपका किसको एक्सचेंज कर रहा है जी, हाइड्रोजन को यहां पर एक्सचेंज कर रहा है। जिंक जो है हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है, तो जिंक डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन यहां पर बोल देंगे। तो यहां क्या हो रहा है, मोर रिएक्टिव डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव, ऐसा बोल सकते हैं यहां पर। ठीक है, तो जिंक जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके जिंक सल्फेट बना दिया, और साथ में क्या हो रहा है, रिलीज आपका जी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। हम लोग पढ़े हैं जी कि एसिड जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन गैस वहां पर रिलीज होगा, ये भी सही है। उसी तरह से आयरन जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके आयरन क्लोराइड बनाता है और साथ में हाइड्रोजन रिलीज होता है। ठीक है, उसके बाद आप डिकम्पोजिशन मेथड से कर सकते हो। डिकम्पोजिशन मतलब क्या होता है, अगर ध्यान से देखो, ये बड़ा सा कंपाउंड है, ये फर्दर जाकर के छोटे छोटे में टूट जाएगा, मतलब एक बड़ा कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इसको इनटू स्मॉलर या सिंपलर कंपाउंड्स, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया, क्या बन गया आपका, सोडियम सॉल्ट, मतलब NaCl बन गया। ठीक है, साथ में क्या रिलीज हुआ, वाटर रिलीज हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ। उसी तरह से कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो है आपका नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम नाइट्रेट बनाया, वाटर रिलीज हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन ऑफ बाइकार्बोनेट, हम लोग यहाँ पर बाइकार्बोनेट को डिकम्पोज करके हम लोग क्या बना रहे हैं जी, सॉल्ट बना रहे हैं। ठीक है, बाइकार्बोनेट या फिर कार्बोनेट। अब देखते हैं कार्बोनेट को कैसे डिकम्पोज करते हैं। तो CuCO3 कॉपर कार्बोनेट, इसको डिकम्पोज करके कॉपर क्लोराइड बनाया। ठीक है, उसी तरह से डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोराइड्स बाय कंसंट्रेटेड H2SO4, क्लोराइड्स को कंसंट्रेटेड H2SO4 से क्या कर रहे हैं हम लोग, डिकम्पोज कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं क्लोराइड को। तो क्लोराइड को तोड़े क्या क्या बना, यहाँ पर सॉल्ट बना सोडियम बाइसल्फेट, और यहाँ पर अभी भी H प्रेजेंट, एक H प्रेजेंट है, तो H प्लस आयन अभी दे सकता, और जो H प्लस आयन दे रहा वो एसिडिक इन नेचर होगा। ठीक है, एसिड सॉल्ट इसको बोलते हैं। उस तरह से अगर 200 डिग्री से ऊपर अगर हीट करें, ज्यादा हीट करें, दोनों हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, यहाँ का दोनों हाइड्रोजन आपका रिप्लेस हो जाएगा, तो Na2SO4 बन जाएगा आपका। ठीक है, उसी तरह से डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रेट्स भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे KNO3, इसका डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दिया बिलो 200 डिग्री सेल्सियस, तो क्या हो रहा है आपका जी, K रिप्लेस। ठीक है, NO3 जो है आपका के जो है आपका एक H को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर दे रहा है, यहाँ पर एक H को यहाँ पर रिप्लेस कर रहा है, तो एक सॉल्ट कैसा बन रहा है, एसिडिक सॉल्ट। क्यों, क्योंकि अभी यहाँ पर H प्रेजेंट है। समझ में आया? उसके बाद अभी देख लिया डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, देख लिया हम लोग डिस्प्लेसमेंट, देख लिए डिकम्पोजिशन, देख लिया। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखो। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस साथ में रिएक्ट करते हैं और क्या रिलीज करते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर ओनली। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे देखो यहाँ नाइट्रिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो सोडियम नाइट्रेट बनाया, फिर उसी तरह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो सोडियम क्लोराइड बनाया। ठीक, उसी तरह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पर OH माइनस है नहीं, अरे इसको क्या कर रहे हैं, हम पानी में डाल रहे हैं, तो MgOH2 बन जा रहा है। ठीक है, MgOH2 हम लोग इसको देखें प्रीवियस वीडियोस में, ये सब देखा, ये सब किए हैं कैसे होता है। ठीक है, ऑक्साइड होता है या फिर हाइड्रो ऑक्साइड होता है किसी भी मेटल का, वो बेस होता है। ठीक है, बेसिक इन नेचर होता है।
तो यहाँ पर क्या बन रहा है आपका MgCl2 और वाटर रिलीज हो रहा है साथ में। उसके बाद बाय द एक्शन ऑफ अल्कलीज, अल्कलीज क्या, जिसको बेस, वैसे बेस जो वाटर में सॉल्युबल है, उन बेसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, अल्कलीज बोलते हैं। हर एक बेस अल्कली नहीं होता है, कुछ बेस पानी में सॉल्युबल होते हैं, कुछ बेस पानी में सॉल्युबल नहीं होते हैं। जो बेस पानी में सॉल्युबल होते हैं उनको अल्कली बोलते हैं, ठीक है। ऑन सर्टेन मेटल जैसे कि Al, जिंक या फिर उनका ऑक्साइड एंड देयर हाइड्रोक्साइड बन बाय द एक्शन ऑफ सोडियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को किस पे एक्ट करवाना है जी, मेटल्स पे एक्ट करवाना। जैसे देखो यहाँ पर एल्युमिनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम लोग रिएक्ट करवा दिए, क्या बन गया हम लोग का, सोडियम एल्युमिनेट, ठीक है। उसी तरह से आपका जिंक को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवा दे, सोडियम जिंकेट बन गया, ठीक है। Al2NOH सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है, एल्यूमिनेट इसको बोलते हैं। उसी तरह से AlOH3 इसको क्या करते हैं, AlOH3, ध्यान से देखो ये क्या है, एम्फोटेरिक इन नेचर है, यहां पर ये एसिड के जैसा काम कर रहा है, ठीक है। ये तो पक्का पक्की बेस है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ये आपका एम्फोटेरिक इन नेचर है, ये यहाँ पर एसिड के जैसा काम कर रहा है। एम्फोटेरिक नेचर कहने का मतलब वैसे कंपाउंड जो एसिड और बेस दोनों के जैसा बिहेव करे, वैसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम लोग, एम्फोटेरिक। तो यहाँ पर ये जो AlOH3 है, ये एसिड के जैसा काम कर रही है, बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया, सोडियम एल्यूमिनेट बनाया। उसी तरह से जिंक ऑक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया आपका, पोटेशियम जिंकेट बनाया, ठीक है। उसी तरह से जिंक हाइड्रोक्साइड आपका क्या बना रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके पोटेशियम जिंकेट बना। तो वही बोल रहा है कि अल्कली जो है, अल्कली पे एल्युमिनियम या जिंक का ऑक्साइड या फिर हाइड्रोक्साइड को ट्रीट करवा के हम लोग सॉल्ट बना सकते हैं, एल्यूमिनेट या फिर जिंकेट। कोई दिक्कत, चलो अब ध्यान से देखो, सॉल्युबल सॉल्ट्स आर प्रिपेयर्ड इन सॉल्यूशन ओनली, मतलब सॉल्युबल सॉल्ट जितना भी हम लोग सॉल्युबल सॉल्ट देखे यहाँ पर जितने भी सॉल्युबल सॉल्ट है, इस टेबल में जितने भी सॉल्युबल सॉल्ट है, वो सब आपका सॉल्यूशन में ही बनेगा, सारा का सारा सॉल्यूशन में ही बनेगा। सॉल्यूशन कहने का मतलब एक एसिड जो है या फिर बेस, एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करवा दो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवा दो, या फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवा दो, या फिर आप एक्टिव मेटल को आप एसिड के साथ रिएक्ट करवा दो। तो जितना भी सबका सब सॉल्यूशन में ही बनेगा, मतलब घुला हुआ फॉर्म में ही बनेगा। उसमें क्या हो रहा है, जब वाटर आपका रिलीज हो रहा है, उस वाटर को क्या कर दो आप, लास्ट में इवापोरेट करवा दो। इवापोरेट होने जितना भी वाटर है वो इवापोरेट हो जाएगा, तो वहां पर क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट बनेगा। तो वही बोल रहे हैं कि सॉल्युबल सॉल्ट कैसे ऑब्टेन होता है, बाय इवापोरेशन ऑफ वाटर फॉलोड बाय क्रिस्टलाइजेशन। इवापोरेट होकर के क्या बनता है आपका, क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट आपका सिप सिप मिलता है। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि इवापोरेट करवा दो सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन जो है उसमें पानी को इवापोरेट करवा दो और बाद में क्या, क्रिस्टल बन जाएगा, क्रिस्टल आपको मिल जाएगा सॉल्ट का, ठीक है। सम सॉल्युबल सॉल्ट जैसे कि जिंकेट हो गया, एल्यूमिनेट्स हो गया, जो यहाँ पर देखे हम लोग, जिंकेट हो गया, ये एल्यूमिनेट हो गया, ZnO2 जिंकेट, AlO2 एल्यूमिनेट आर फाउंड ओनली इन सॉल्यूशन। ये क्या सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन में ही मिलते हैं। और ये जो सॉल्ट है कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड इन देयर प्योर फॉर्म बाय क्रिस्टल, इनको क्रिस्टलाइजेशन से हम लोग प्योर फॉर्म, इसका प्योर फॉर्म को क्रिस्टलाइजेशन मेथड से हम लोग ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। ये जो सॉल्ट है आपका सॉल्यूशन में, सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन में ही मिलेगा। समझ में आया, ये सॉल्यूशन में, क्योंकि वापस ऐसे भी जा सकता है इसलिए। चलो आगे देखते हैं हम लोग प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल। ये तो हम लोगों देख लिए जी सॉल्युबल सॉल्ट का, अब इनसॉल्युबल सॉल्ट को देखते हैं। ध्यान से देखो, इनसॉल्युबल सॉल्ट जो कि पानी में घुल नहीं सकते हैं, बहुत सारा था जी, अभी हम लोग देखें जो 0.1 से 0.1 ग्राम से भी कम, उससे भी कम 100 ml में क्या घुल रहा है, उससे भी कम 100 ml में घुल रहा है, वैसे सॉल्ट को क्या बोलते हैं, इनसॉल्युबल सॉल्ट बोलते हैं। अभी हम लोग देखे ग्राफ में भी देखे, तो इनसॉल्युबल सॉल्ट कैसे हम लोग डायरेक्ट कॉम्बिनेशन करवाते, जैसे लेड को आप सल्फर के साथ रिएक्ट करवा दो, लेड सल्फाइड बन जाएगा। उसी तरह से आयरन को आप सल्फर के साथ ट्रीट करवा दो, आयरन सल्फाइड बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद इनसॉल्युबल सॉल्ट हम लोग बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एसिडिक ऑक्साइड विथ बेसिक ऑक्साइड। अब एसिडिक ऑक्साइड क्या होता है आपका जी, एसिडिक ऑक्साइड नन मेटल का जो ऑक्साइड होता है, नन मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो कैसा होता है जी, एसिडिक होता है, ठीक है। और वही मेटल का जो ऑक्साइड होता है, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ठीक है, समझ में आया। तो एसिडिक ऑक्साइड कहने का मतलब नन मेटल ऑक्साइड को किसके साथ रिएक्ट करवा दो आप,
मेटल ऑक्साइड मतलब बेसिक ऑक्साइड को। तो यहां पर ये नॉन मेटल ऑक्साइड है जी, और ये मेटल ऑक्साइड है। नॉन मेटल ऑक्साइड मतलब ये एसिड पार्ट हो गया जी, एसिडिक ऑक्साइड, और मेटल ऑक्साइड कहने का मतलब बेसिक ऑक्साइड। तो एसिडिक ऑक्साइड को बेसिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवा दो तो आपको क्या मिल जाएगा, इनसॉल्युबल सॉल्ट। ठीक है, CaSO3। चलो उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड, ये नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक पार्ट है जी। कैल्शियम ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड बेसिक पार्ट है, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया यहां पर। ठीक है, उसके बाद बाय द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, या फिर इसको हम लोग डबल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। मतलब डबल डिकम्पोजिशन मतलब क्या होता है, डबल डिकम्पोजिशन एक ऐसा केमिकल चेंज है जिसमें सॉल्यूशन में क्या होता है, दो कंपाउंड जो है म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं। मतलब यहां से देखने वाली बात है, यहां से बी क्या है, एच को रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, बी एच के पास चला जा रहा है और एच कहां पर चला जा रहा है, यहां पर चला जा रहा है। तो यहां पर म्यूचुअल रिप्लेसमेंट हो रहा है या म्यूचुअल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, दोनों टूट रहा है, म्यूचुअल डिकम्पोजिशन, और दोनों टूट रहा है और दोनों अपना अपना आयन क्या कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है। और उसमें जो सॉल्ट बन रहा है, उसमें एक सॉल्ट जो है आपका वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में चला जा रहा है। ठीक है, तो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में जो सॉल्ट चला गया इस तरह से हम लोग को सॉल्ट मिलता है। तो ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में इसलिए गया क्योंकि ये घुलेगा नहीं, अगर घुल जाता तो सॉल्यूशन में ही मिल जाता। ठीक है, प्रेसिपिटेट मतलब ये इनसॉल्युबल सॉल्ट, समझ में आ रहा है। तो प्रेसिपिटेट सॉल्ट हम लोग डबल डिकम्पोजिशन मेथड से बना सकते हैं। जैसे हम लोग BaCl2 को H2SO4 के साथ रिएक्ट करा तो BaSO4 मिल गया। ठीक है, उसी तरह से AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, उसको हम लोग HCl के साथ रिएक्ट करवाएं तो सिल्वर क्लोराइड मिल गया जो कि प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलेगा। लेड नाइट्रेट को हम लोग सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाएं तो लेड कार्बोनेट मिलकर जो कि सॉल्ट है प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलेगा। उसी तरह से सोडियम सल्फेट को हम लोग डाई सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाएं। ठीक है, एसिड या सोल्यूबल, एसिड या फिर सोल्यूबल सॉल्ट, ऐसा एसिड यहां पर ले सकते हैं या फिर सोल्यूबल सॉल्ट। यहां पर क्या है, ये सोल्यूबल सॉल्ट है, ये एसिड नहीं है, यहां पर सोल्यूबल सॉल्ट है ये। ठीक है, तो यहां पर क्या बना हम लोगों का, इनसॉल्यूबल सॉल्ट मिल रहा है। ठीक है, या तो इस तरफ आप एसिड लो या फिर सोल्यूबल सॉल्ट लो। देखो यहां पर सोल्यूबल सॉल्ट, ठीक है, सोल्यूबल सॉल्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है, सोल्यूबल सॉल्ट। यहां पर ये एसिड या सोल्यूबल सॉल्ट को इस तरफ पे, और यहां पर क्या है, सोल्यूबल सॉल्ट। आपको क्या मिलेगा, इनसॉल्यूबल सॉल्ट मिलेगा। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। अब ध्यान से देखो, इसके बाद नोट करने वाली कुछ बातें हैं। नोट करने वाली कुछ बातें हैं, जैसे कि an insoluble salt can also be obtained from another insoluble salt। अभी हम लोग soluble salt से ही insoluble salt बनाए, हम लोग insoluble salt से insoluble salt बना सकते हैं। अब कैसे होगा ये, तो ध्यान से देखो, insoluble salt से insoluble salt आपको बनाना है तो ये डायरेक्ट नहीं होने वाला है, इधर से जाएंगे तो ये नहीं होने वाला। insoluble को पहले क्या करो, आप soluble salt में कन्वर्ट करो, इनसॉल्युबल को soluble salt बनाओ, इनसॉल्युबल सॉल्ट soluble salt बन गया। अब इस soluble salt को फिर आप इनसॉल्युबल salt में बना सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इनसॉल्युबल से इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाने का मेथड ये है कि इनसॉल्युबल सॉल्ट को पहले soluble salt में लेके जाओ और फिर soluble salt से इनसॉल्युबल सॉल्ट बना कर ले आओ। ठीक है, फॉर एग्जांपल में जैसे हम लोग देखेंगे PbO, ठीक है, ये कैसा है जी, इनसॉल्युबल। अब इसमें हम लोग क्या किए, HNO3 ऐड किए। ठीक है, HNO3 क्या बन गया, ये PbNO3 हॉल 2। ठीक है, अब ये जो है ये सॉल्यूबल है, दिख रहा है यहां पर भी ये क्या आपका सॉल्यूबल है, ये क्या था आपका इनसॉल्यूबल था। ठीक है, कोई दिक्कत, चलो ये सॉल्यूबल। अब इस सॉल्यूबल सॉल्ट को क्या करो, आप एसिड के साथ रिएक्ट करवा दो, PbNO3 हॉल 2 प्लस H2SO4। आपको क्या मिल जाएगा जी, यहां पर क्या हो रहा है, होगा डबल डिकम्पोजिशन, मतलब म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा। म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस करने का मतलब Pb यहां पर चला जाएगा, Hb यहां पर चला जाएगा जी। देखो क्या होगा, PbSO4, और ये क्या बन जाएगा जी, प्रेसिपिटेट। इनसॉल्युबल मतलब प्रेसिपिटेट के फॉर्म में चला जाएगा। अभी यहां पर ये क्या है, सॉल्युबल। सॉल्युबल क्या कैसे बना हम लोग, इनसॉल्युबल को हम लोग नाइट्रिक एसिड में ऐड कर दिए, यहां पर हम लोग का सॉल्युबल सॉल्ट मिल गया। ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिल जाएगा आपको, और साथ में आपको क्या रिलीज होगा, एसिड HNO3 रिलीज हो जाएगा। तो जो दिए थे वो वापस हमको मिल गया। समझ में आया।
तो इनसॉल्युबल को इनसॉल्युबल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको सॉल्युबल सॉल्ट बनाना होगा। चलो ठीक है बच्चा लोग, तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट दैट्स ऑल बच्चा लोग, थैंक यू फॉर वाचिंग, हैव ए नाइस डे, होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू बच्चा लोग।